हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप हमारा आज का टॉपिक है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। सो स्टूडेंट्स, इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्या मतलब है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो उनकी जो स्थिति होती है एक फर्म के अंदर, वो एक स्वामी और एजेंट दोनों की होती है। एक पार्टनर जो है वो फर्म के अंदर ऑनर भी है और एक एजेंट भी है। एक ऑनर होने के नाते वो लायबल होता है फर्म की सभी एक्टिविटीज़ के लिए, और एक एजेंट होने के नाते वो सभी पार्टनर्स को बाउंड करता है। मान लीजिए वो ओनर है, ओनर तो वो है ही, तो ओनर होने के नाते वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा फर्म की हर एक एक्टिविटी के लिए, और एक एजेंट होने के नाते वो सभी पार्टनर्स को बाउंड करेगा अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 1, एक पार्टनर का एज एन एजेंट जो वो काम कर रहा है उसके लिए सभी पार्टनर्स को बाउंड करना ही उसका इम्प्लाइड राइट जो है वो कहलाता है। इसके लिए इम्प्लाइड राइट के लिए कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो पूरी होनी जरूरी है। तो वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज एवरी वर्क शुड बी इन द नेम ऑफ द वर्क फर्म, कि जो हर एक काम है जो हम कर रहे हैं वो फर्म के नेम से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर अपने नेम में कोई भी काम कर ले। पर्सनल नेम से अगर कोई भी काम किया जाए तो उसके लिए उसकी पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो जो भी काम करे वो फर्म के नाम से जो है वो किया जाना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है इम्प्लाइड राइट की। सेकेंड वन इज इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो फर्म को बाउंड करे। इसका मतलब क्या है कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस फर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए आपका क्लोथिंग का बिजनेस है और आप मोबाइल जो है वो खरीद रहे हो, तो नेचुरली आपकी इंटेंशन ही नहीं है फर्म को बाउंड करने की। तो आपकी जो इंटेंशन है वो फर्म को बाउंड करने की जो है वो होनी चाहिए। और बिज़नेस की जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, जो परचेजिंग सेलिंग या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो बिज़नेस की कस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो आपको करनी है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। देन थर्ड वन इज़ वर्क विद इन लिमिट। आपको जो वर्क करना है वो विद इन लिमिट रहकर करना है। आपने पार्टनरशिप डीड बनाया होगा, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे। तो जो भी लिमिट्स बनाई हैं तो उन लिमिट्स के अंदर रहकर उस पार्टनर को काम करना होगा, तभी फर्म जो है वो लायबल होगी उसके काम के लिए। अदरवाइज फर्म उसके काम के लिए लायबल नहीं होगी। लेकिन कल को अगर थर्ड पार्टी आकर ये कहती है कि उसे उसकी लिमिट्स के बारे में पता नहीं था, तो उस सिचुएशन में थर्ड पार्टी के प्रति फर्म जो है वो लायबल हो सकती है और पार्टनर से बाद में रिकवर किया जा सकता है। The next one is partners act should be as an agent of other partner, कि जो पार्टनर जो काम कर रहा है वो दूसरे पार्टनर्स के एजेंट के रूप में काम करे। ठीक है, जो पार्टनर काम कर रहा है वो दूसरे पार्टनर्स के एजेंट के रूप में काम करे, तभी उसके द्वारा किए गए काम से अदर पार्टीज जो है वो अदर पार्टनर्स जो है वो बाउंड होंगे। अब हम आगे कर रहे हैं एक्ट विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटीज़, कि जो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ हैं इसके अंदर कौन कौन से एक्ट जो है वो आते हैं। एक पार्टनर जो है बिजनेस नॉर्मली रन करने के लिए उसके पास कौन कौन से इम्प्लाइड राइट हैं, तो ये हम देखेंगे। तो जो भी हमारे पास इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए जो भी एक्ट वो कर रहा है, तो ये चारों कंडीशंस तो उसको ध्यान में रखनी ही चाहिए। तो इनको ध्यान में रखते हुए वो कुछ एक्ट्स जो है वो कर सकता है। क्या क्या कर सकता है वो हम देखेंगे। द पार्टनर कैन बाय गुड्स दैट आर रिलेटेड टू फर्म्स बिजनेस, कि फर्म्स से रिलेटेड जो गुड्स हैं उन गुड्स को वो खरीद सकता है। ठीक है, पार्टनर को फर्म से रिलेटेड गुड्स को खरीदने का राइट है। ये नहीं कि कुछ और ही खरीद लाए, वो जो फर्म का बिजनेस है, और मान लीजिए क्लोथिंग का बिजनेस है तो वो खरीद सकता है, लेकिन कुछ और चीज़ खरीदने का उसको राइट नहीं है। तो ये चीज़ उसको ध्यान में रखनी है। सेकेंड वन इज ही कैन सेल द गुड्स ऑफ द फर्म्स ऑन हिज बिहाफ, कि जिस भी कमोडिटी का बिजनेस फर्म कर रही है उन गुड्स को सेल करने का राइट है उस पर्टिकुलर पार्टनर को।
ठीक है, क्योंकि पार्टनर एज एन एजेंट काम कर रहा है तो उन कमोडिटीज़ को सेल करने का राइट है जिन कमोडिटीज़ का बिजनेस है वो फर्म कर रही है। इसके बाद ही कैन रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर्स ऑफ द फर्म एंड गिव अ रिसीट फॉर इट कि जो हमारे देनदार हैं उन देनदारों से अमाउंट रिसीव करने का राइट है, ठीक है, जो एक्टिव पार्टनर है तो उनसे उन डेटर से वो अमाउंट रिसीव कर सकता है और उनको रिसीट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा उसको राइट है। इसके बाद ही कैन बाय अ बिल, पे अ बिल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड और एक्सेप्ट अ बिल, कि उसको क्या क्या राइट है, उसको ये भी राइट है, ये एक्ट वो कर सकता है कि जो फर्म है उसकी तरफ से जो बिल है उसको पे करने का राइट है, बिल को पे भी करने का राइट है और बिल को एक्सेप्ट करने का भी राइट है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वो एक्सेप्ट जो है वो कर सकता है। इसके अलावा ही कैन बोरो मनी ऑन गुडविल और प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, अगर उसे किसी बैंकर से लोन वगैरह लेना है तो फर्म की गुडविल को गिरवी रखकर, ठीक है, फर्म की गुडविल को गिरवी रखकर वो लोन जो है वो ले सकता है, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर वो लोन ले सकता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स को, ठीक है, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ही गिरवी रखा जा सकता है, उसको ही प्लेज रखा जा सकता है, ठीक है, इमूवेबल को नहीं, मूवेबल को ही। तो ये पॉइंट जो आप नोट कर लीजिएगा, सिर्फ आप मूवेबल को ही रखेंगे ना कि इमूवेबल को। देन ही कैन एम्प्लॉय वर्कर्स टू रन द बिजनेस, वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए जो एम्प्लॉय है उनको वो अपॉइंट जो है वो कर सकता है, ऐसा उसको एम्प्लॉयड राइट जो है वो मिला हुआ है। इसके अलावा ही कैन एम्प्लॉय अपॉइंट लॉयर, अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, और जब थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो कभी ना कोई डिस्प्यूट होना जो है वो स्वाभाविक है, और अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है और उसको लॉयर अपॉइंट करना पड़े तो उसको लॉयर अपॉइंट करने का भी इम्प्लाइड राइट जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस, तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये पहले जो हमने किए ये फर्म्स एक्ट थे, तो कौन से ऐसे लिमिटेशंस हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो इम्प्लाइड राइट के अंडर नहीं आते, जो वो नहीं कर सकता। फर्स्ट वन इज ही कांट अपॉइंट एन एजेंट, कि उसको फर्म में एजेंट अपॉइंट करने का राइट नहीं है, ठीक है, उसको फर्म में एजेंट अपॉइंट करने का राइट नहीं है। ये इस तरीके के काम वो सभी की सलाह से तो कर सकता है, मान लीजिए 4 पार्टनर हैं तो चारों से मिलकर उनकी सलाह लेकर तो कर सकता है, लेकिन अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। देन ही कांट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ थर्ड पार्टी एज एन एजेंट ऑफ अ फर्म। इसमें क्या है कि वो किसी भी पार्टनरशिप के अंदर थर्ड पार्टी के साथ एज एन एजेंट एंटर नहीं कर सकता, तो ये भी उसको फ्रीडम नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर एज एन एजेंट जो है वो एंटर कर जाए। देन ही कांट ट्रांसफ़र हिज अथॉरिटी टू द थर्ड पार्टी, इसमें क्या है कि वो अपनी अथॉरिटी, अपना जो राइट है वो किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दे। अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करने के लिए उसे सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी होगी, अपनी अथॉरिटी को वो यूं ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। देन ही कांट कंप्रोमाइज़ और विड्रॉ अ सूट, यानी कि कल को कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या था कि वो एडवोकेट्स तो वो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी यानी कि झगड़ा जो है वो चल रहा है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो अकेला अपने लेवल पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है, ना तो वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ना ही वो केस को विड्रॉ कर सकता है अपने लेवल पर, सभी की कंसेंट लेनी होगी, और ना ही वो किसी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके अलावा ही कांट रेफर अ सूट फॉर आर्बिट्रेशन, वो किसी भी तरीके के मुकदमे को आर्बिट्रेशन को स्पुर्द नहीं कर सकता। आर्बिट्रेशन मीन्स किसी मध्यस्थ को स्पुर्द नहीं कर सकता, यानी कि जब तक कि सभी से वो कंसेंट ना ले ले। ये कांट ओपन बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम, वो अपने नाम में बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। ABCD 4 लोग हैं पार्टनरशिप के अंदर, ये अकेला जाकर अपने नाम से पार्टनरशिप अकाउंट नहीं खोल सकता। पार्टनरशिप फर्म के नाम से अकाउंट जो है वो ओपन होगा, तभी इसकी वैलिडिटी जो है वो होगी, ठीक है, ना तो A, ना अकेला B, ना अकेला C, ना अकेला D,
अकेला कोई भी जाकर अकाउंट जो है वो ओपन नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म के नाम से अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा। देन ही कांट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो फर्म की ओर से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं खरीद सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड है, ये सब चीज़ें जो है वो परचेज नहीं कर सकता। अगर ये उसने परचेज करनी है तो उसके लिए सभी की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। देन ही कांट मेक कंप्रोमाइज़ फ्रॉम डेटर्स, वो कभी भी डेटर्स के साथ कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, डेटर्स अगर अमाउंट देने में आनाकानी कर रहे हैं तो कोई कंप्रोमाइज उनसे नहीं होगा, ना ही उनके डेट्स के अमाउंट को कम कर सकता है, राइट ऑफ कर सकता है, कोई राइट नहीं है उनको। तो इट मीन्स इन राइट्स का वो यूज़ ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता जब तक कि वो सभी पार्टनर्स की कंसेंट जो है वो ना ले ले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंशन और एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये इससे रिलेटेड जो सेक्शन है दैट इज़ 20। सेक्शन 20 के अंडर जो आपके सभी पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स मीन्स जितने भी पार्टनर हैं फर्म के, मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं A, B, C, D, ये चारों मिलकर म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे कि C है, ये है C, कि C को यानी कि सभी के जो इक्वल राइट्स थे उन इक्वल राइट्स में से C का एक राइट जो है वो कम कर दिया जाए। जैसे कि ये हमने एक्ट्स पढ़े थे, इम्प्लाइड राइट्स पढ़े थे, उन इम्प्लाइड राइट्स में हमने देखा कि उनको ये राइट है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखने का भी राइट है, एक्सेप्ट करने का भी राइट है और ड्रॉ करने का भी राइट है, ये सारे राइट्स हैं। अगर वो सी को ये कहते हैं कि आप जो है वो बैंक से अमाउंट जो है वो विड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है, यानी कि उसका राइट जो है वो लिमिटेड कर दिया। बाकी सभी को राइट है, ए बी डी बैंक से अमाउंट निकलवा सकते हैं, लेकिन सी जो है वो बैंक से अमाउंट जो है वो नहीं निकलवा सकता। इट मीन्स आपने रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी सी के राइट पर, ठीक है, ये तो हो गया रेस्ट्रिक्शन का एग्जाम्पल। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है एक्सटेंशन का, कि आप एक्सटेंड जो है वो कर रहे हो उनके राइट्स को। एक्सटेंशन कैसे? अब लिमिटेशन पर आ जाइए। लिमिटेशन में एक पॉइंट आपने पढ़ा था कि वो इमूवेबल एसेट जो है वो परचेज नहीं कर सकता जब तक कि सभी की कंसेंट ना हो। अब मान लीजिए क्या है कि जो डी है उसने एक इमूवेबल एसेट जो है वो खरीद ली, ठीक है। अब इमूवेबल एसेट खरीद ली तो इट मीन्स वो अकेला जिम्मेदार है। फिर वो सभी से पूछेगा ए बी सी से कि मैंने तो इमूवेबल एसेट ले ली, तो क्या आप मुझसे सहमत हो? अगर वो सहमत हैं तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सहमत नहीं है तो नेचुरली डी को पर्सनली इमूवेबल एसेट का अमाउंट जो वो बियर करना पड़ेगा। इट मीन्स इमूवेबल एसेट उसकी और वो खुद हर्जाना जो है वो भुगतेगा। तो ये था आपका एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर सभी एग्री हो जाते हैं, एक्सटेंशन कर देते हैं कि चलो ठीक है आपने इमूवेबल एसेट ले ली, तो इसके लिए उनको पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज और ऐड करना पड़ेगा, अलग से एग्रीमेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक्सटेंशन जो है वो हो सकती है। और जो थर्ड पार्टी का सवाल है, जहाँ तक अगर उसको ये पता चल जाता है कि जो सी है उसका जो राइट है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है और पर्टिकुलर वो सी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बाद में वो सी को लायबल नहीं ठहरा सकता। नाउ इम्प्लाइड अथॉरिटी इन एमरजेंसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21, कल को कोई एमरजेंसी आ जाती है तो जो आपका पार्टनर है उसको राइट है कि एमरजेंसी में फर्म को सेव करने के लिए जो भी काम कर सकता है कि वो कर ले, ठीक है। एमरजेंसी में फर्म को सेव करने के लिए जो भी काम कर सकता है वो कर ले, चाहे वो उसकी राइट्स के लिमिट के अंदर हो या फिर ना हो। नाउ इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी। जो इम्प्लाइड अथॉरिटी और थर्ड पार्टी का सवाल है तो वो क्या है कि थर्ड पार्टी के प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके फर्म के पार्टनर्स की, ज्वाइंटली भी और सेपरेटली भी। और सेक्शंस हैं 23 to 27।
फर्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर। इसमें क्या है कि जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी बनती है, अगर वो कोई काम कर रहा है पार्टनर या कोई भी एक्सेप्टेंस दे रहा है तो उसके लिए जो फर्म है वो लायबल जो है वो होगी। अगर पार्टनर के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है या कोई भी परमिशन दी जा रही है, कोई भी एक्सेप्टेंस दी जा रही है पार्टनरशिप फर्म के काम के लिए, तो उस सिचुएशन में जो भी काम वो कर रहा है उसके लिए कौन लायबल होगा? आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो लायबल जो है वो होगी, बशर्ते कि वो राइट्स की लिमिट के अंदर रहकर जो है वो काम करे। द लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द नोटिस टू द एक्टिव पार्टनर। इसमें क्या माना जाता है कि अगर कोई भी नोटिस थर्ड पार्टी अगर कोई भी नोटिस एक्टिव पार्टनर को दे दे तो ये समझा जाएगा कि उसने किसको दे दिया? थर्ड फर्म को ही दे दिया। एक आपने एजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि एजेंट को दी गई इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को दी गई इंफॉर्मेशन जो है वो मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि फर्म को दी गई इंफॉर्मेशन मानी गई इसलिए फर्म जो है वो लायबल रहेगी थर्ड पार्टी के प्रति। नाउ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। इसमें क्या है कि अगर आपका जो पार्टनर्स हैं वो कोई भी काम करते हैं फर्म के लिए तो कल को थर्ड पार्टी के प्रति वो ज्वाइंटली और सेपरेटली लायबल जो है वो होंगे। देन लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर जो है वो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है या कोई फ्रॉड कर रहा है और उसके कारण थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो जाती है तो उसके लिए जो फर्म है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि गलती किसकी थी? पार्टनर की थी। उसने रॉन्गफुल एक्ट किया या उसने फ्रॉड किया तो उसके गलत काम के लिए थर्ड पार्टी को लॉस जो है वो पहुंची, तो इस कारण से लायबल कौन होगी? फर्म होगी। क्योंकि आपने एजेंसी में पढ़ा होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो एजेंट द्वारा किए गए गलत काम के लिए भी थर्ड पार्टी के प्रति लायबल जो है वो होता है। देन फिफ्थ पॉइंट लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस यूज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर थर्ड पार्टी की कोई मनी है या थर्ड पार्टी की कोई प्रॉपर्टी है और उसका मिसयूज़ पार्टनर द्वारा किया जाता है, ठीक है, मिसयूज कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, तो उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है? फर्म रिस्पॉन्सिबल है। बाद में पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा लेकिन थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी फर्म है। द लायबिलिटी ऑफ द फर्म इन केस ऑफ फ्रॉड बाय अ पार्टनर। अगर जो पार्टनर है वो फ्रॉड करता है तो उस केस में भी, फ्रॉड के केस में भी जो आपकी फर्म है वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगी, लेकिन बाद में पार्टनर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। द लायबिलिटी ऑफ द फर्म इन केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पार्टनर। अगर कल को जो पार्टनर है वो लापरवाह हो जाता है, लापरवाही बरतता है और लापरवाही बरतने के कारण थर्ड पार्टी को लॉस होती है तो उस लॉस को भी कौन कंपनसेट करेगा? उस लॉस को फर्म जो है वो कंपनसेट करेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।